हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेड एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की एंट्रेंस की एक वीडियो सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी पूरी टीम है जो रोजाना आपके लिए कोई ना कोई लेक्चर्स लाती है। कल भी मेरा लेक्चर था रिगार्डिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हया मैम इंग्लिश का आपका लेक्चर लेकर आएंगे आर्टिकल्स के ऊपर। देन उस्मान सर विल ब्रिंग द लेक्चर ऑन ज्योग्राफी, सबूर सर इकोनॉमिक्स, and Zai sir is dealing with the mathematics portion. Today we are going to deal with democratic rights part 2. Part 1 में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि किस तरीके से अमेरिका ने जो है वो 600 सोल्जर्स 600 जो कैदी थे वो बना लिए थे, ठीक है, और उनको प्रिजनर करके उसमें गुआंटानामो बे में रख दिया था। देन वी स्टडीड अबाउट सऊदी अरबिया एंड ऑल। और लास्ट में हम लोगों ने राइट्स के बारे में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द राइट्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 6 तरीके के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने देखे थे। और उसमें हमने 2 राइट्स, पहला राइट डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज द राइट्स वी वर डिस्कसिंग वर राइट टू इक्वलिटी। उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, लाइक कि हम किसी को भी हम कोई प्रिविलेजेस नहीं देंगे, तो किसी पे लाइबिलिटीज इंपोज करते में क्या नहीं करेंगे, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। कितने ग्राउंड्स पे? 5 ग्राउंड्स पे, रेस, रिलीजन और कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमने आर्टिकल 15 में देखा था। उसके अलावा 14 में हमने देखा था कि सब जो है वो क्या है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, ठीक है, सब लोग जो है वो कानून की निगाह में बराबर है। फिर 16 में हमने ये देखा था कि एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, दैट मींस कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की जॉब आती है तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आप लोगों को, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर आप तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी जॉब्स आती है या कोई भी एडमिशन लेने के लिए वैकेंसीज निकलती है, लाइक आईआईटी में, लाइक एम्स में, लाइक नीट के जो एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन होते हैं एम्स में, उसमें, जेई में, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटीज या अदर जो भी जॉब्स आती है उसमें तो ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती, इक्वलिटी वहां नहीं देखी जाती। वहां तो रिजर्वेशन का सिस्टम होता है, कम मार्क्स पे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा मार्क्स वाले जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं देखी जा रही? रिजर्वेशन जो है सिस्टम वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी के बारे में बात करता है? तो मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता दूं, मैनी ए टाइम्स हमको ये लगता है कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है। सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अपोजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। व्हाई सो? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि लेट अस से आज मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यू आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम आवर वीडियोस, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये एक्सेसिबल चीजें नहीं हो, ठीक है, ना ही उनके पास स्मार्टफोन होगा, ना ही उनके पास नेट का एक्सेस होगा। तो पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनके पास ये सारी चीजों का एक्सेस नहीं था। इनफैक्ट उनको ये सारी चीजें एक्सेस करने नहीं दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक बाथ्स है, they were barred from entering into these wells है, उनको उसमें नहीं जाने दिया जाता था। स्कूल से नहीं जाने दिया जाता था उनको। अब ऐसे लोग जिनको इन चीजों का एक्सेस नहीं मिला है, जिनको हमेशा से परेशान किया गया है, ठीक है, those who have been deprived of basic needs, ठीक है, deprived of basic needs, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेस क्लासेस बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, विमेन, इन सब के साथ ये क्या किया गया है? सदियों सदियों डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव किया गया कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी, आपको वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। किसी एक इंसान को आप साइकिल दे रहे हो, किसी एक इंसान को आप बाइक दे रहे हो चलाने को, और जिस इंसान ने कभी भी साइकिल नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाया, उससे कह रहे हो कि एकदम से तुम जो है वो
क्या निंजा बाइक चलाना शुरू कर दो, कैसे चला पाएगा? ठीक है, तो इसलिए हम लोग रिजर्वेशन देते हैं ताकि जिन लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिली है उनको उनको इन सारी चीजों की आदत नहीं होगी। 100 मार्क्स लाने की आदत कैसे पड़ेगी? दे विल नॉट बी एबल टू गेट 100 मार्क्स। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इनका बार जो है एक लो लेवल पे सेट कर दिया जाए कि लेट से अगर किसी एग्जामिनेशन की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 100 मार्क्स जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी को, कैटेगरी में भी एससी हो एसटी हो, लेट से उसकी कट ऑफ हमने 90 मार्क्स रख दी। ये जो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, ये वो डिफरेंस मान सकते हैं आप जो इनके साथ पुराने जमाने में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से ये लोग इतने यूज टू नहीं है कि ये 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बहुत से होते हैं जो ला भी लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं कैटेगरी में भी जो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, बट तो इसलिए हमें ये जरूरी पड़ी कि हम इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। किस वजह से? ताकि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, इक्वलिटी तब आएगी जब आप पहले लेवल प्लेइंग फील्ड बनाओगे। तो पहले लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगी? रिजर्वेशन देके बनेगी। जब आप रिजर्वेशन दे दोगे तभी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, अब इक्वलिटी आएगी। ओके, किसी को आप एबीसीडी सिखाओ, नेक्स्ट डे आके एबीसीडी सुनो, अगर नहीं आती है तब आप उसमें डिस्क्रिमिनेट करोगे कि इसको नहीं आती, इसको नहीं आती। किसी को आपने छोटा बड़ा सिखाया और नेक्स्ट डे क्लास में जाके उससे एबीसीडी पूछ रहे हो, तो ये क्या है? ये चीज जो है वो जायज नहीं है, ये इनजस्टिस है। तो इस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, और ये जो है वो इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ये आर्टिकल 16 और 15 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 का ये कहना है कि इंडिया में जो छुआछूत चला आ रहा है, ठीक है, क्या चला आ रहा है? छुआछूत चला आ रहा है हमेशा से, अनटचेबिलिटी चली आ रही है, उसको खत्म करो, अनटचेबिलिटी को खत्म करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या करो कि आपको सबको एक साथ बैठने के लिए कह देना है, किसी को भी ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई दलित वर्ग का है, दलित सोसाइटी से आ रहा है, तो वो कुर्सियों पे नहीं बैठेगा, नीचे फर्श पे बैठेगा स्कूल में, है ना। दिस शुड नॉट बी डन, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको एक तरीके से आपको ट्रीट करना है। अगर कुर्सियां पड़ी है तो अगर वो जनरल कास्ट का है तो भी कुर्सी पे बैठेगा, अगर वो दलित क्लास का है तो भी कुर्सी पे बैठेगा। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने बिल्कुल तरीके से मना कर दिया है, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पे हम लोग दूसरे लोगों को एक फकीर की तरह, एक हकीर नजर से देखते हैं, एक नीचली नजर से देखते हैं कि यार ये तो बहुत नीच आदमी है, ये बहुत किस तरीके का आदमी है, ये तो नीच क्लास को बिलोंग करने वाला आदमी है। जब हम अपनी मेंटेलिटी इस तरीके की बना लेते हैं, दैट मींस वी आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। जबकि हम सब ह्यूमन बींग्स क्या है, एक गॉड की क्रिएशन है, उसने किसी को भी कास्ट वाइज पैदा नहीं किया है, उसने क्या किया है, सबको एक ह्यूमन बींग बनाया है, ठीक है। और उसी तरीके से हमें सबको ट्रीट करना चाहिए कि वी ऑल आर इक्वल, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है, नो वन इज इंफीरियर, नो वन इज सुपीरियर, ठीक है। अगर आप ये सब करोगे तो लोगों को आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिनाई कर दोगे, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे आप उनका क्या कर दोगे, उठना बैठना बंद कर दोगे, जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया। तो इसलिए हमें इक्वलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए, सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे और भी राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम है। ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा राइट टू फ्रीडम जो है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में है। जो भी आर्टिकल आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि एएमयू में जो है वो आर्टिकल पूछे जाते हैं आपसे, है ना। ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, नंबर मेंशन नहीं है, बट उसका जो कंटेक्स्ट है वो मेंशन है, ठीक है। तो मैं नंबर आपको बता दूंगा, कंटेक्स्ट आपका बुक में है। देखो ये है हमारा आर्टिकल 19 पूरा, इसमें 6 तरीके की फ्रीडम्स दी गई है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, स्पीच, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो, अनटिल कि आप किसी की, until you are not hurting someone, you are not hurting sentiments of other, ये नहीं कि किसी के सेंटीमेंट हर्ट कर दिए, ओके।
उसके बाद क्या कर सकते हो आप, कहीं भी किसी भी जगह में जाके पीसफुली क्या कर सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, है ना, असेंबली इन पीसफुल मैनर। तभी तो क्या होता है, धरने लगते हैं, तो हम लोग खामोशी से जाके बैठ जाते हैं। धरने में आप आराम से बैठ सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन में आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे कोई भी आर्म्स लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है, कोई भी हथियार लेके नहीं जाना है, यानी लाठी डंडे लेके चले गए, बंदूकें लेके चले गए, तब क्या है, आपको उस धरने की परमिशन नहीं मिलेगी, उस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलेगी, आपको पीसफुल मैनर में वहां पे इकट्ठा होना, ठीक है। कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो आप, कोई भी यूनियन बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस होती है हमारी, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनियंस हैं, जैसे हम लोग रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएशन हो गई है, ठीक है, आरडीए हो गया, रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं हम लोग, फ्री है, हम पूरी कंट्री को आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसे कहते हैं राइट टू मूवमेंट, ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, किसी भी पूरी कंट्री में किसी भी जगह कोई भी प्रोफेशन क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है वो पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आप क्या है वॉशरमैन नहीं बन सकते या सैलून नहीं खोल सकते, नो, कास्ट से लेना देना ही नहीं है, ठीक है, मैं कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, आई कैन बी एनीवन, ठीक है, तो कोई भी ऑक्यूपेशन का हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ कंट्री में, पैसे होने चाहिए बस मेरे पास, है ना, मैं कहीं भी रहूं, कश्मीर में जाके रहूं, बैंगलोर में जाके रहूं, मुंबई में जाके रहूं, इट इज ऑन माई विल कि मैं कहां जाके रहना चाहता हूं। कंट्री की गवर्नमेंट जो है उसने मुझ पे कोई भी पाबंदियां नहीं लगाई है, बल्कि मुझे क्या दी है, आजादी दी है, किस चीज की, टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, आई कैन सेटल एनीवेयर, बस क्या होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, ये नहीं कि भूखे मर रहे हैं बट रहेंगे मुंबई में, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग, देखो इन सारी चीजों में जैसे मैंने बताया, ये जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी तक है जब तक आप दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो फ्रीडम्स मिली हुई है, फ्रीडम्स मिली हुई है वो तभी तक है आपके पास जब तक आप क्या नहीं कर रहे हो, सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसे क्या नहीं कर रहे हो, डैमेज नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब करोगे तो गवर्नमेंट इन पे रिस्ट्रिक्शंस लेकर आती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोरालिटी है, पब्लिक ऑर्डर है कि भाई आप शांति व्यवस्था तो भंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी है, अखंडता है, ठीक है, सॉवरेनिटी है, ये सारी चीजें जो है अगर आप इनको खतरा पैदा करोगे तो आपकी फ्रीडम्स छीन ली जाएंगी, तो आपकी फ्रीडम्स छीन ली जाएंगी, तब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम दी है। ये सारी चीजों का बात आप ध्यान में रखोगे, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, उसी के बाद अपनी फ्रीडम्स को क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर नोन एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, यस। देखो कभी भी क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आप फ्रीली अपने ख्यालातों का इजहार कर सके, अपनी ओपिनियन को बता सके, आपके जो थॉट्स हैं उनको क्या कर सके, किसी के सामने रख सके, ठीक है, तभी तो डेमोक्रेसी आएगी। तो दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर, ठीक है, ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इसका मतलब यह है कि आप अपने आइडियाज को रखें, कम्युनिकेट करें अदर्स लोगों से बिल्कुल फ्रीली होके, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, बट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते करते कंट्री को क्रिटिसाइज करने में आ जाए, नो, गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करिए, ठीक है, और क्या है, आप कुछ भी पैम्फलेट, मैगजीन्स, इसके थ्रू आप अपनी व्यूज रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते जो आप डिफेम करें किसी को, झूठ बोले किसी के बारे में, यू कांट डू दिस, ओके, तो वो केस लगा देगा आपको। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यूनियन बनाना, ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि आपके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। बुरा बर्ताव कैसे हो सकता है, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जमाने में, ठीक है, लोगों को एज ए कॉमोडिटी, ठीक है, जैसे कॉमोडिटी का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जरूरत पड़ी आइसक्रीम खाने की, मैं आइसक्रीम खरीद लाया, है ना, मुझे जरूरत पड़ी इस पेन की तो मैं पेन जाके खरीद लाया, है ना। तो पुराने जमाने में क्या होता था
ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती थी। ट्रैफिकिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, कि लोगों को खरीदा जा रहा है, बाइंग किया जा रहा है और कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं। किसको? लोगों को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को। दैट मीन्स अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? खरीदो फरोख्त कर रहे हैं इंसान की। तो दिस वाज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। किसी को स्लेव बना लिया अपना, है ना, उससे काम करा रहे हैं अपने घरों का, ठीक है। तो दिस वाज डन इन द एशियंट एंड द मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ये देखा कि यार ये क्या बुरी चीज सोसाइटी में चल रही है कि इंसानों को ही खरीदा बेचा जा रहा है ना। और क्या किया जा रहा है? जैसे विमेन को खरीदा बेचा जा रहा है इमोरल पर्पसेस के लिए, है ना, यू नो, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ विमेन फॉर इमोरल पर्पसेस, दैट इज कि भाई उनके साथ कुछ गलत हरकतें की जाएंगी, इसलिए उनका तस्करी की जा रही है यहाँ से वहां, या फिर किसी के ऑर्गन्स निकालने के लिए तस्करी की जा रही है, ठीक है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। तो हमें क्या करना है? इस एक्सप्लॉइटेशन से बचना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारी चीजों को क्या कर दिया? मना कर दिया कि अगर कोई भी इंसान ये एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो समझ लो उसको बाय लॉ पनिशमेंट दी जाएगी, कानून के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग को भी प्रोहिबिट किया। क्या किया? प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ये भी प्रोहिबिट किया, एज वेल एज और चीजें प्रोहिबिट की जिसमें था फोर्स्ड लेबर, बेगार, ठीक है। बेगार का मतलब है कि बिना पैसों के कोई आपसे काम कराया जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, काम कराया जा रहा है ना, कि मेरे बर्तन धो, मेरे कपड़े धो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम मेरे गुलाम हो, ये सारे काम करते रहो, इसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुझे सर्व करना है। कॉन्स्टिट्यूशन बोला ऐसे कैसे, है ना। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर दी कि आप किसी को भी जबरदस्ती क्या नहीं बना सकते? बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बिना पेमेंट के किसी से कोई काम नहीं करा सकते। ओके, अनदर थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाज कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, ठीक है, चिल्ड्रेन below the age of 14 years, below the age of 14 years, आप इन बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, किसी भी ऐसी जगह पे नौकरी नहीं दोगे जो हैजार्डस होगी। हैजार्डस इन द सेंस जैसे माइनिंग हो रही है कहीं, या फिर जहां कहीं कांच का काम हो रहा है, जहां ऐसे केमिकल्स का काम हो रहा है जो उन बच्चों की हेल्थ के लिए क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंजूरियस हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया कि ऐसे बच्चों को जो 14 साल से कम उम्र के हैं प्रोहिबिट कर दिया। इंडस्ट्रीज में सच एज बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर्स, मैचेस, प्रिंटिंग एंड डाइंग, इनमें आप नहीं करोगे, ठीक है। आप आर्टिस्टिक वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लाइक यू आर वेरी गुड इन आर्ट्स, ठीक है, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, आप कर सकते हैं। You are very good in acting, you can do acting. If you are good in singing, you can do singing. But after the school hours, once your school is finished, you can do all these jobs. इस पे कोई prohibition नहीं है। Coming to next, देखो freedom of religion दी गई है। आप कोई भी religion country में चाहो, जो भी religion हो, ठीक है, उसको follow करो, practice करो, ठीक है, उसको propagate करो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हो, है, या आपसे ये नहीं कहा जाएगा मंदिर में पूजा करने क्यों जा रहे हो, है ना, कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ने इस पे क्या कर रखी है? फ्रीडम दे रखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो क्या है? सेकुलर, ठीक है। कोई भी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल रिलीजन जैसे आपने पढ़ा था इसी चैप्टर में, ठीक है, किसका था? सऊदी अरबिया का था, इस्लाम। तो वो क्या कहते थे? बाकी सारे रिलीजन को प्रैक्टिस अगर करना है तो प्राइवेट में करो, पब्लिक में नहीं प्राइवेट करने देंगे, है ना। तो क्योंकि उनका ऑफिशियल रिलीजन है, दे आर नॉट सेकुलर। बट हमारा क्या है? हम तो सेकुलर लोग हैं ना, तो हम जो भी रिलीजन इंसान को फॉलो करना है वो आराम से फॉलो करें, पब्लिकली भी, प्राइवेट, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट जो है, ठीक है, कोई भी इसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करता है, ठीक है, हर एक रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस बना के रखेगा, ठीक है, किसी के भी रिलीजन के मामले में क्या नहीं करेगा? अपनी टांग नहीं अड़ाएगा,
हो रहा है रिलीजन का मामला, ठीक है, हो सकता है शिया सुन्नी की लड़ाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान है, आपस में क्या कर लेंगे, सुलझा लेंगे इस चीज को। हिंदुइज्म में लड़ाई हो रही है वेरियस सेक्ट में, कोई बात नहीं, आपस में सुलझा लेंगे, हम क्यों अपनी टांग अड़ाएं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बिगड़ती, जब बहुत जबरदस्त लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने लगेगी तब आके स्टेट इंटरफेरेंस दिखाएगा, जिसको हम पॉजिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है, अदरवाइज स्टेट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल एज वेल एज इम्पार्शियल, ठीक है। यस, आप इसमें आर्टिकल्स लिख लो, ये पूरा का पूरा जो रिलीजन का मैटर है ये आर्टिकल 25 से लेके 28 में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये 25 आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल 25 है। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कह रहा है कि किसी भी आदमी को अपना रिलीजन प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रोपोगेट करने की पूरी आजादी है, ठीक है। प्रोफेस का मतलब ये है कि जो भी आपकी नॉलेज कहती है, जो भी आपकी थिंकिंग कहती है, आप वो रिलीजन जो है वो क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। नॉट नेसेसरली कि आपके पेरेंट्स का कौन सा रिलीजन है, इट्स अप टू यू। इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे हिंदुइज्म में जाना है, मुझे इस्लाम में जाना है, मुझे क्रिश्चियनिटी में जाना है, इट्स अप टू योर रैशनल नॉलेज, ठीक है, उसी को प्रोफेस कहते हैं। वंस यू हैव अडॉप्टेड अ रिलीजन, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस है वो करो, उसके जो भी आइडियल्स है उनको प्रोपोगेट करो, बट आप किसी भी आदमी को फोर्सफुली अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कराओगे, ठीक है। फोर्सफुल कन्वर्जन मना है। प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी आप जो है अपने आइडियाज सुना के फोर्सफुली कन्वर्ट करवाने लगो, नो, फोर्सफुल कन्वर्जन मना है, ठीक है, फोर्सफुल कन्वर्जन मना किया हुआ है, ओके। देन अब क्या है, देखो कुछ ऐसे रिलीजन है जो क्या करते हैं, विमेन को इंफीरियर ट्रीट करते हैं, है ना, तो वो नहीं अलाउड है, ठीक है, सही है, वो नहीं अलाउड है। इसी तरीके से कुछ सैक्रिफाइसेस है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। यस, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको इसमें आर्टिकल बता देता हूं। A secular state, a secular state is one that does not confer any privileges or favor on any particular religion. ये मैं डेफिनेशन बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। सेकुलर स्टेट वो होती है कि जो भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई फेवर नहीं करती, ठीक है, कोई प्रिविलेजेस नहीं देती, ठीक है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, पनिश नहीं करेगी, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। यस, गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे any taxes for the promotion or maintenance of particular religion or institution, ठीक है, this is article 27। और किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट रन करती है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेट्स से गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट को रन कर रही है और उसमें कल जो है वो हिंदुइज्म के बारे में क्या दिए जाने लगे, इंस्ट्रक्शंस दिए जाने लगे, या इस्लाम के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाने लगे, क्रिश्चियनिटी के बारे में दिए जाने लगे, तो ये नहीं है, अलाउड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेट तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हो, और जब आप किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हो दैट मीन्स कि आप किसी भी रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस भी स्कूल्स में नहीं दिलवाओगे या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिलवाओगे जिसको आपने अपने पैसों से चलाया है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया? कोई भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो रिलीजियस वर्शिप भी करे किसी भी इंस्टीट्यूशन में। दिस वाज टोटली अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है 29 और 30। ये जो है वो क्या है, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। माइनॉरिटीज से रिलेटेड है कि माइनॉरिटीज का, जिनका, माइनॉरिटीज मतलब जिनका कुछ स्पेशल कल्चर है, माइनॉरिटीज दैट हैव स्पेशल कल्चर, स्क्रिप्ट, ठीक है, लैंग्वेज, ये सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल 29 कहता है कि उसको प्रिजर्व करो, क्या करो, कंजर्व करो, बचाओ ऐसी माइनॉरिटीज जिनके एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, तो उसे कंजर्व करना है, ठीक है ना। नाउ अब क्या है, दो तरीके की माइनॉरिटीज बताई गई है, ठीक है। माइनॉरिटीज कौन कौन सी बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में?
रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। रिलीजियस मतलब जो बेस्ड ऑन रिलीजन है, लिंग्विस्टिक मतलब जो बेस्ड ऑन लैंग्वेज है। ठीक है, क्या करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। तभी हम लोग क्या कहते हैं, देखो पंजाबी लोग जो होते हैं उनको हेलमेट, पगड़ी पहनते हैं वो लोग, तो ऐसा थोड़ी है पगड़ी उतरवा के उनका हेलमेट पहनवा दिया जाता है, नहीं, उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अलाउड है। दूसरी चीज, पंजाबी लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किरपान लेके चलते हैं, है ना, तो वो मेट्रोज में और इन सारी जगहों पे उनका किरपान अलाउड है। ऑल्दो और रिलीजन वालों को वो चीजें अलाउड नहीं है, क्योंकि और रिलीजन वालों का वो एक स्पेशल आइडेंटिटी कैरी नहीं करता वो चीज। ऑन द अदर हैंड पंजाबी लोगों के साथ, सिख लोगों के साथ वो एक स्पेशल आइडेंटिटी लेके कैरी करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दैट हैज बीन अलाउड। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज की गारंटी दी है कि अगर आपका कल्चर अलग होगा तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 है, वो ये कहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज है उनको ये हक है वो कि अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खोल सके। ठीक है, माइनॉरिटीज को ये हक है कि वो इस्टेब्लिश कर सके और उनको चला सके, एडमिनिस्टर भी माइनॉरिटीज ही करेंगी उन इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, कुछ मेंबर्स जो है वो किसी और कम्युनिटी के हो सकते हैं, बट मेजोरिटी जो होनी चाहिए वो माइनॉरिटी की होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 30 ये हमें गारंटी देता है। ठीक है, तो एएमयू जो है उसका केस जो चल रहा है वो बेसिकली इसी चीज को लेके चल रहा है। ओके, कि आर्टिकल 30 के अंडर माइनॉरिटी का जो स्टेटस है एएमयू का वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, माइनॉरिटी का स्टेटस एएमयू को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका केस चल रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको माइनॉरिटीज कैसे कैसे डिफाइन की गई। ठीक है, देखो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि भाई ये माइनॉरिटीज है, बल्कि होता क्या है, जैसे सपोज ये एक एरिया लिया मैंने, तो हो सकता है यहाँ ए स्पीकिंग 20 है और बी स्पीकिंग 80 है, तो ए स्पीकिंग माइनॉरिटी हो गए। हो सकता है कोई बराबर में ही एक एरिया हो इसके, वहां सेम ए स्पीकिंग 100 हो, बी स्पीकिंग 80 हो, तो अगर मैं इस एरिया को कंसीडर करूंगा तो यहाँ ए मेजोरिटी बी माइनॉरिटी। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करते हैं, ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में। मैं बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे इंडिया का नहीं बताया। ठीक है, वो आप जो समझते हैं कि सिख, जैन, मुस्लिम ये माइनॉरिटीज में आते हैं, ये एक अलग बॉडी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, उसने बताई हुई है बाय डेफिनेशन कि ये माइनॉरिटीज है। अदरवाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो माइनॉरिटीज की डेफिनेशन जो दी है वो एज पर द क्या दी है, कॉम्पोजिशन दी है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ कैसे ये राइट्स को बचा सकते हैं हम लोग, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, ये राइट्स कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स से कि कोई लेजिस्लेचर हमारा कोई लॉ बनाता है। ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेचर कोई हमारा लॉ ऐसा बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, अगेंस्ट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट मूव कर सकते हैं। कोर्ट मूव करने का मतलब क्या है कि हमने यही क्यों कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई लॉ बन रहा है तो हम कोर्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, इनको इन्फोर्सेबल बना सकता है। ठीक है, इन्फोर्सेबल का मतलब है कोर्ट की ये ड्यूटी है, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि राइट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इंश्योर फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल हमारा 32 है। ठीक है, और इसी को भीमराव अंबेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर। अगर ये राइट नहीं होता, ये राइट हमें क्या देता है, ये राइट प्रोवाइड कराता है हमें ऐसा हक कि हम जाके फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, फौरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमारे हक को छीना है गवर्नमेंट ने, हमें हमारे हक वापस दिलाओ, हमारे राइट्स वापस दिलाओ। और मैंने जैसे बताया ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वो हमें क्या करेंगे, वो हक वापस दिलाएंगे। तो दैट इज इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, कि कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो हमें राइट्स को क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि वो हमें राइट्स वापस मिले। ठीक है, अब ये राइट्स कोई भी हमारे वायलेट कर सकता है,
कोई भी कर सकता है भाई, फेलो सिटीजन्स कर सकते हैं, है ना। कल को मैं कहीं जाऊं और मुझे कोई दलित समझ के क्या कह दे कि दरवाजे के बाहर निकल जाओ, चप्पल उतार के आओ, नीचे बैठो दरवाजे पे, है ना, और सब लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, आलीशान सोफे पे बैठे हैं, और मुझे इस तरीके से ट्रीट किया गया कि मैं बहुत इंफीरियर हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे राइट टू इक्वलिटी को छीना है इन्होंने, है ना। मैं फौरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, है ना। और कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए, राइट टू इक्वलिटी का हवाला देते हुए मेरे राइट को इंश्योर करेगा कि ये राइट मुझे वापस मिलना चाहिए। उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है। फेलो सिटीजन्स हो गए, प्राइवेट बॉडीज भी कर सकती है और गवर्नमेंट भी कर सकती है। गवर्नमेंट आपकी फ्रीडम छीन सकती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गवर्नमेंट ये कहता है कि तुम्हें बोलना ही नहीं है बिल्कुल, है ना, तुमने ये लिखा कैसे, स्टेटस कैसे लगाया व्हाट्सएप पे, है, ये वाला गाना कैसे लगा दिया तुमने व्हाट्सएप पे, सिद्धू मूसे वाले का गाना कैसे लगा दिया, है ना। पता चला गवर्नमेंट ने आपका जो है वो आपको डाल दिया जेल में, तो आप जाके कहोगे कि यार ये तो मेरी फ्रीडम है, आर्टिकल 19 में मिली हुई है मुझे फंडामेंटल राइट के अंडर में। तो क्या होगा कि आप जब ये चीज लेके जाओगे कोर्ट में, तो कोर्ट आपको वो राइट वापस दिलाएगा, ठीक है, और गवर्नमेंट पे इंपोज करेगा जो भी उनके लॉ के तहत क्या है, जो भी उनको पनिशमेंट होगी वो, ठीक है। तो देखो, हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं जब भी हमारे राइट्स को छीना जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। कोई सी भी कोर्ट आप जा सकते हो। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था इसको, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट्स जो है वो कितने लोगों के अगेंस्ट है। देखो, लेजिस्लेचर अगर कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के, तो उसके भी अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन। एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन कर रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तब भी हम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी अथॉरिटीज है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रही है, तब भी हम जो है वो कोर्ट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कोर्ट के पास है जुडिशियल रिव्यू, एक चीज होती है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जैसे क्रिकेट में लिया जाता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस लिया जाता है, ऐसे कोर्ट क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है। किस चीज का, कोई भी लॉ बना हुआ है, ठीक है, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू में क्या देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब यह है कि उसमें देखा जाएगा कि कोई लॉ फंडामेंटल राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो उस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, कितना ही कैसा भी लॉ हो, किसी भी पावरफुल आदमी ने बनाया हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कितना भी कोई पावरफुल आदमी बैठा हो इंडिया में, गद्दी नशीन हो, और वो आके ये कह दे कि कल से जो है वो क्या होगा, लड़कियों की एंट्री बंद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक, सिर्फ लड़के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ऐसा लॉ बना दिया जाए, आप फौरन कोर्ट जाइए, कोर्ट जाएंगे आप, कोर्ट जो है उस लॉ को कूड़े के डस्टबिन में डाल देगी, ठीक है, कूड़ेदान में डाल देगी उस लॉ को। क्यों, क्योंकि ऐसा लॉ बन ही नहीं सकता जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ठीक है। और वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी एनीथिंग, इट विल बी गोइंग टू बी इनवैलिड, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, कोर्ट जो है वो अपने आप आ जाती है प्ले में कि फंडामेंटल राइट्स का क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, जहां नहीं मिल रहे होते हैं वहां पर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को कैसे इंश्योर करती है कोर्ट्स, कोर्ट्स इशू करती है, कोर्ट्स इशू करती है एक तरीके की स्पेशल ऑर्डर्स, जिनको हम बोलते हैं रिट्स, ठीक है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिटन ऑर्डर्स, लिटरल मीनिंग है इसका रिटन ऑर्डर्स, ठीक है। कोर्ट्स जो है, आप जब उनका दरवाजा खटखटाओगे तो वो कुछ रिटन ऑर्डर्स देंगे और ये बताएंगे कि भाई इनके राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसको रीस्टोर कराओ, ठीक है। तो वो रिट्स लेके आप जिस भी तरीके का वायलेशन हुआ होगा आप वहां जाइए, जब आप जीत जाएंगे तो आप क्या होगा, कंपनसेशन मिलेगा विक्टिम को, और जिसने भी उस लॉ को तोड़ा होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। दिस इज द थिंग, इसलिए हमारे राइट्स क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और कोई भी पर्सन जा सकता है, ठीक है।
और अगर कोई पर्सन नहीं जा सकता तो उसकी जगह पे कोई बॉडी जा सकती है, जिसको हम बहुत सारी एनजीओ है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या और भी जो सोशल वर्कर्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो जो है कोर्ट में क्या डाल सकते हैं, PIL डाल सकते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। जैसे दिल्ली में भी बहुत ज्यादा सॉरी दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हर आदमी थोड़ी कोर्ट में जाके रेट डालने लगेगा, कोर्ट में जाके क्या नहीं अपनी अर्जी देने लगेगा, पॉल्यूशन है ना। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गरीब लोग हैं, मर रहे हैं, है ना, लेकिन वो नहीं जा सकते, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो उनकी जगह एनजीओ चली जाती है, या बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीड पर्सन जा सकता है, कोई भी पर्सन जो है किसी के बिहाफ पे क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे राइट्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट का मतलब क्या है, कि हम कहाँ का इन राइट्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस आएगा, ठीक है, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। दैट मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट्स थे हमने उसका स्कोप बढ़ाया, हमने लोगों से ये गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उनसे इंफॉर्मेशन मांगना शुरू करी, और हमने RTI एक्ट लाए, क्या लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की पार्शियलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, है ना। मेरी आंसर की मिलाने पे 55 नंबर आ रहे थे, मेरा दोस्त उसने आंसर की मिलाया, उसके 50 नंबर आ रहे थे, उसका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, मेरा नाम क्यों नहीं आया। आप RTI डालिए, पूरी इंफॉर्मेशन मांगिए कि जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके नंबर बताओ मुझे, है ना। तो दिस इज एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। इसी तरीके से एजुकेशन आप मांग सकते हैं, ठीक है। These are some of the rights that have been expanded over the period of time। जैसे पहले बच्चों को गवर्नमेंट खर्चा नहीं उठाती थी, और हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि एजुकेशन लेवल बहुत कम है। भाई एजुकेशन लेवल कम है तो हर किसी के बस की बात थोड़ी है ना एजुकेशन हासिल कर लेना, है ना। गवर्नमेंट को कुछ काम करने चाहिए एजुकेशन बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट ने मिड डे मील की चीजें स्टार्ट की कि भाई आप आइए, खाना भी हम देंगे, आपको ड्रेस भी हम देंगे, आपको हम जूते भी देंगे, बैग भी देंगे, प्लस आपको एजुकेशन भी देंगे। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया, किसके थ्रू, राइट टू एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, और इसको बना दिया फंडामेंटल राइट, किसमें, आर्टिकल 21A, अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी बच्चों को जब तक वो 14 साल तक के नहीं हो जाते, ठीक है। यस, ये है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी कहीं से भी, तो आप क्या करोगे, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या कोई भी, आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, अगर ये चाहिए कि लिस्ट में किस किस का नाम कितने कितने नंबर पे हुआ है सिलेक्शन, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिस पे जाइए, RTI डालिए, और वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे नॉट लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट, ठीक है, एंड आर नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी को मैंने बता दिया है ऑलरेडी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया है और उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया है, हटा दिया है उसमें फंडामेंटल राइट में से, ठीक है। इसी तरीके से और सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमें क्या है, इलेक्शन जब हो और आप 18 साल के अगर हैं, आपका वोट है, तो आप जाइए उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमसे राइट टू वोट ही छीन लिया जाएगा तो डेमोक्रेसी हमारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन राइट्स में बदल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे राइट्स जो हमने पढ़े, लाइक लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, कि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है। फ्रीडम, इक्वालिटी, ये ऐसी चीजें हैं जो आप इंसान से नहीं छीन सकते,
ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स, कि ये तो होने ही चाहिए, ये तो हमारे जन्म से अधिकार है। ठीक है, दीज आर राइट्स विच शुड बी गिवन बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ ये हमें ऐसे राइट्स मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या है, ये क्लेम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें ये राइट्स देने ही है। ओके, तो ऐसे कुछ राइट्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेसी का राइट है, जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है ना, कोई भी आपका मैसेज ना पढ़ सके। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि भाई आप यहाँ से कुछ भेजोगे, कोडिंग होके कुछ और हो जाएगा, जिसके पास भेजा है वही सिर्फ आदमी डिकोड कर पाएगा उस मैसेज को। ठीक है, प्रिवेसी होनी चाहिए कि मेरा डेटा सुरक्षित रहे, है ना। अदरवाइज क्या होगा, इतने सारे ओवर द सोशल मीडिया या फिर ओवर द व्हाट्सएप एंड सब चीजों पे हम लोग अपनी बहुत पर्सनल चीजें जो है वो क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, कभी कभी सेंड करते हैं, स्टोर करते हैं। तो क्या होना चाहिए, उस डेटा का बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। देन एडुकेट हाउसिंग होना चाहिए, कि भाई घर बार सही से मिलता रहे हमें, है ना। आपने बहुत सारे रेन बसेरा देखे होंगे, जाड़ों का टाइम चल रहा है वैसे भी, बहुत सारे रेन बसेरा देखते हैं आप। क्यों गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ताकि लोग जो है ठंड से सिकुड़ के मर ना जाए, है ना। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि एडिक्वेट हाउसिंग होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रेन बसेरास क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी, और उसमें उन लोगों को शिफ्ट कराएगी जो सड़क किनारे सो रहे होते हैं ठंड में। दैट इज द रीजन। देन हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। आप देखोगे जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो स्प्रिंकलर्स जगह जगह देखने को मिलते हैं, पानी का छिड़काव करने वाले, है ना। या अभी आपने एक अटेम्प्ट देखा था दिल्ली में, किसका, आर्टिफिशियल रेन का। वो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। तो इसलिए गवर्नमेंट सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये सारे काम करती है। ठीक है, फिर क्या है, हेल्थ सर्विसेज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड द डेमोक्रेटिक राइट्स पार्ट 2 आल्सो। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो मंडे से शुरू हो गया है, और हमारी जो सीट्स है बहुत लिमिटेड सीट्स है, एंड दो सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्टली। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन बैच, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर मुजम्मिल मंजिल सेंटर पे विजिट कीजिए और अपने आप को उस ऑफलाइन बैच में इनरोल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।